हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1। और इसमें सिलेबस में जो HPSC ने दिया है उसमें टोटल 10 यूनिट हैं। तो यूनिट नंबर 1 हमारी लगभग ख़त्म होने वाली है और यूनिट नंबर 5 और 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पहले वाली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। यूनिट नंबर 5 और 6 वाली प्लेलिस्ट में जो मैंने डाल रखा है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, वहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, TGT, PGT, एस्टेट सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं और वर्णमाला से प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो HPSC के संदर्भ में आज हमारी यूनिट नंबर 1 की क्लास नंबर 18 रहने वाली है। अगर ये क्लास नंबर 19 है तो मैं थंबनेल पर एकदम एक्यूरेट जो है क्लास नंबर डाल दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब जैसे कि हम ऐसे और गे तक कहते हैं, इन्हें आप ध्वनि कह सकते हैं, इन्हें आप वर्ण कह सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि जैसे कि ये ए ध्वनि है, जब इसे हम मौखिक रूप से बोलेंगे तो ये ए ध्वनि कहलाएगी। और जब ए को हम लिखित रूप दे दिया, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक वर्ण कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे वर्ण हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अगर कुल संख्या की बात करूं तो 52 वर्ण हैं। और इसी के पीछे की वीडियो में हमने इन 52 वर्ण मैंने एक एक गिनकर बताए थे कि क्या क्या हैं, स्वर कितने हैं, अयोगवा कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन, ये सभी हमने बता दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन मैंने इस कंटेंट में लेने की कोशिश की है, ताकि आपका प्रश्न एक भी गलत न हो। अब देखते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि उच्चारण का मतलब ये है कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण कौन सी स्वर तंत्रिकाओं से होता है। तो ये देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है, कौन, यानी कि उच्चारण का मतलब है कि कंठ से इसका उच्चारण होता है, या तालु से होता है, या मूर्धा से होता है, या दंत से होता है, या ओष्ठ से होता है। ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो UGC नेट या HPSC के जो स्टूडेंट है, एक बार बता देती हूँ कि उच्चारण स्थान अगर हम कंठ से शुरू करते हैं तो इनका एक क्रम है। तो कंठ, कंठ के बाद आता है तालु, और तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धन्य भी कहते हैं मूर्धा, और मूर्धा के बाद आता है दंत, दंतोष्ठ कह सकते हैं, और उसके बाद आता है ओष्ठ, यानी कि जो दांत से जिनका उच्चारण होता है, दांत से जीभ स्पर्श करती है उसे दंत, और होठ के से भी जिनका उच्चारण होता है तो दंतोष्ठ, और जिसका केवल होठ से उच्चारण होता है वो ओष्ठ। ठीक है, तो ये सारे ओष्ठ, और कंठ से जिनका उच्चारण होता है वो कंठस्थ ध्वनियाँ कहलाएंगी, और तालु से जिसका उच्चारण होता है वो तालव्य ध्वनियाँ कहलाएंगी, और जिसका मूर्धा से उच्चारण होता है वो मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाएंगी। इसका मतलब है कि जहाँ से जिस ध्वनि का उच्चारण होता है तो इस प्रकार से नाम दिया है। एक बार UGC नेट में यही सीक्वेंस पूछी थी, तो इस सीक्वेंस को आप याद कर लें। और ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो वर्णों के उच्चारण में भी आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो आप बारी बारी देखते हैं, और 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का है अगर आपने अच्छे तरीके से इनको सीख लिया है तो यहाँ पर दिए गए हैं उच्चारण स्थान, और यहाँ पर दिए गए हैं वर्ण। और वर्ण को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर अगर परंपरागत रूप से हम स्वरों की संख्या देखें तो 13 होती है, और अगर किसी विद्वानों के अनुसार देखें या स्वर जो है वैसे 11 होते हैं, और 2 जो अंग और ए बच जाते हैं उसे हम अयोगवा के नाम से जानते हैं। लेकिन परंपरागत रूप से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो अब सभी स्वरों का हम उच्चारण देखेंगे कि कहाँ कहाँ से होता है, साथ में व्यंजनों का उच्चारण भी देखेंगे। तो शुरुआत करती हूँ।
कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीक्वेंस आपको याद कर ले, कंठ, तालु, और अगर सीक्वेंस से आप अपनी वर्णमाला को याद कर लेते हैं तो उच्चारण स्थान किसी बच्चे को अगर उच्चारित करके समझने में मुश्किल होती है तो वो इस टेबल से भी, इस सीक्वेंस से भी इसे याद कर सकता है। तो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद दंती, और दंती के बाद आता है ओष्ठ। तो ये याद रखें। अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि व्यंजन जो हैं ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, और सीधे तौर पर बताऊंगी आपको कवर्ग, ठीक है। कै वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, उसके बाद चवर्ग और कवर्ग, चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग और फिर पवर्ग। तो इस प्रकार से पहले वर्ग का उच्चारण कंठ से, दूसरे वर्ग का उच्चारण कंठ पे, उसके बाद तालु से, उसके बाद मूर्धा से, और तय वर्ग का उच्चारण दंती से, और प वर्ग का जो उच्चारण है वो ओष्ठ से होगा। तो मेरे ख्याल से ये 25 स्पर्श व्यंजन है, और 25 के 25 स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से इस टेबल में देख लेते हैं। कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ, यानी कि कंठ से जो उच्चारित होती हैं उन्हें कंठे ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ए, आ, आप बोल कर देखें कि कंठ से इनका उच्चारण हो रहा है। और विसर्ग, जैसे ये विसर्ग होता है, इसका हम ए से, है से इसका उच्चारण करते हैं, और है का उच्चारण जो है वो खुद कंठ से होता है, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो विसर्ग को हम है की तरह उच्चारित करते हैं, तो विसर्ग का उच्चारण भी कहाँ से होगा? कंठ से होगा। और है का उच्चारण भी कहाँ से होगा? कंठ से होगा। साथ में ए और आ आप बोलकर देख रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोनों का उच्चारण का, स्वरों की बात करें तो ए और आ और विसर्ग, इन तीनों का उच्चारण कंठ से होगा। और अभी मैंने बताया था कि कै वर्ग की सारी जो वर्ण हैं वो उनका उच्चारण भी कहाँ से होगा? कंठ से होगा। अब यहाँ पर आपको एक कै सिंपल दिखाई दे रहा है और एक दूसरा कै दिखाई दे रहा है जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। ये नुक्ता चिन्ह होता है, ये फारसी ध्वनियों में लगता है, और इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी मैंने कि 5 वर्ण हैं जो फारसी ध्वनियों के हैं, जैसे कि नुक्ता वाला कै, नुक्ता वाला ख, नुक्ता वाला ग, ठीक है। और नीचे 1-2 और आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कवर्ग में बात करें तो 3 वर्ण हैं जो नुक्ता वाले हैं। तो कै, ख, ग, घ और ड़, ये पंचम वर्ण तो होते ही हैं कंठ से उच्चारण इनका, तो ये याद रखना है। कवर्ग वाली पूरी ध्वनि, चाहे ये नुक्ता वाले हो चाहे बिना नुक्ते वाले हो, ये सारे व्यंजन कहाँ से उच्चारित होंगे? ये कंठ से उच्चारण होगा। और है आप बोलकर देखिए, इसका उच्चारण भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कंठ, कंठ के बाद मैंने आपको बताया सीक्वेंस से याद करें तो तालु, और अगर कवर के बाद देखें तो दूसरा वर्ग जो आता है, कवर के बाद दूसरा वर्ग चवर्ग आता है, और चवर्ग का उच्चारण भी कहाँ से होगा? इस सारी ध्वनियों का तालु से इनका उच्चारण होगा। तो तालु से उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं वो तालव्य कहलाएंगी। इसमें आ जाएगा ई, छोटी ई है, इसका उच्चारण हम जल्दी करेंगे, और बड़ी ई का जो उच्चारण है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो ई आप देख रहेंगे कि तालु जो है बिल्कुल मुड़कर रह जाती है, तालु पर इसका असर होता है, तो तालु से इसका उच्चारण होता है। और फिर चवर्ग की जो ध्वनियाँ हैं इसमें देखो कै नुक्ता वाला, ख नुक्ता और ग नुक्ता, और उसके बाद यहाँ पर नुक्ता वाला जय भी दिया हुआ है, तो चौथा वर्ण नुक्ता वाला जय है, ठीक है। ये मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुकी थी, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो चवर्ग जो है इसका पूरा उच्चारण, और ई और ई का जो उच्चारण है ये भी तालु से होगा। तो कवर का उच्चारण कंठ से, ए, आ और विसर्ग का उच्चारण और है का उच्चारण भी किससे होगा? कंठ से होगा। चवर्ग पूरा, चवर्ग में जय जो है नुक्ता वाला, और उसके बाद ये और श, इनका उच्चारण भी कहाँ से दे रखा है? तो ये और वह, वैसे ये अर्ध स्वर में आते हैं लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो ये आपको याद रखना है। श को तो हम ऐसे याद रखना, श शलगम वाला जो शलगम है ये तालव्य श है। तीनों श मैं आपको यहीं पर याद करवा देती हूँ। ये सरला वाला जो स है ये दंती स है, और उसके बाद जो षटकोण वाला श है ये मूर्धन्य श है, और उसके बाद अगर
दूसरे मूर्धन्य और दूसरा जो शय शलगम वाला शय है ये तालव्य शय है। ठीक है, तो तीनों शय याद रखें, श सरला वाला दंती, श षटकोण वाला मूर्धन्य और श शलगम वाला जो है तालव्य से इसका उच्चारण होता है। तीनों को अलग अलग याद रखना है। तो चवर्ग ध्वनि जो है, चवर्ग वर्ग है और ई इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। उसके बाद अगली सीक्वेंस आती है जैसे कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा। तो मूर्धा से उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं वो मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाएंगी और इसमें मूर्धा से री का उच्चारण भी होता है। और टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद आपको एक ड डमरू वाला है और एक ड जिसके नीचे लगा हुआ है डोट नुक्ता लगा हुआ है और एक ढ ढक्कन वाला ढ है। इनसे जैसे ये वाला ड है और ये वाला ढ ढक्कन जो है, ये किसी भी अक्षर की शुरुआत में आते हैं, यानी कि ये किसी भी अक्षर के बीच में नहीं, ये शुरुआत में आते हैं। इनसे किसी भी अक्षर की शुरुआत होती है और ये जो हैं ये इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसके हम बाद में पढ़ेंगे। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ड और ढ को। जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है ये उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखें। तो टवर्ग का जो उच्चारण है, टवर के बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, यहाँ तक 5 वर्ण हो गए और उसके बाद द्विगुण व्यंजन जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इनका उच्चारण। और साथ में ये मैंने शय बताया था, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। तो इस शय को आप यहाँ न रख के यहीं पर रख लें। ये शय भी मूर्धन्य शय है और री जो है इसका उच्चारण आप करके देखें तो ये भी मूर्धन्य से, मूर्धा से ही री। यहाँ पर जीभ जो है, जो हमारे मसूड़े होते हैं ना अंदर वाले दांत के पीछे, तो इस भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य जगह से या इसका उच्चारण होता है। और टवर्ग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। बार बार आप बोल कर देख लें। उसके बाद अगर अगले उसकी बात करूं तो अगले जो सीक्वेंस आती है मूर्धा के बाद दंत से, और दंत से उच्चारित ध्वनियों को दंती कहते हैं। और यहाँ से जो पूरा तवर्ग है वो उसका उच्चारण दंत से होता है। ठीक है, त, थ, द, ध, न, ये पांचों जो ध्वनियाँ हैं इनका उच्चारण दांत से होता है। साथ में मैंने स भी बताया था, तो ये भी कहाँ से होगा? दांत से। ठीक है, उसके बाद स का एक और भी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है ओष्ठ से, दंत के बाद आता है ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियों को ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहते हैं। और इसमें आ जाएगा ऊ और ऊ यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऊ। तो पवर्ग ध्वनियाँ, पै के अंदर ये फ है और नुक्ता वाला फ भी यहीं से उच्चारित होगा। तो ये ना समझें कि नुक्ता वाला अगर फ पूछ लिया कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान भी वही होगा जो सिंपल फ का है, जिसके नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है। तो पै आप बोलकर देखिए, दोनों होठ जो हैं आपस में मिल रहे हैं, तो इसका उच्चारण जो है होठ से होता है। तो नासिके से उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं इसके अंदर आ जाएगा नासिका से, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो अनुस्वार जो है ना, हमारे पास एक ये जो लाइन लगा के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं इसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है और अनुस्वार को अनुनासिक भी कहते हैं। और जो सभी वर्ग जो मैंने 25 स्पर्श व्यंजन बताए थे, इनके पंचम वर्ण जो हैं ये इनका उच्चारण सारा नासिका से होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब वत्सरीय ध्वनियाँ जो हैं, ठीक है, इससे उच्चारित ध्वनियाँ अब एक नया नाम इन्हें दे दिया गया है। ठीक है, दंत के साथ साथ जो इनका नाम दिया गया है ये वत्सरीय है। और श, र, ल और न, यहाँ से आप देखें, आपको याद करनी हो कि वत्सरीय ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो मेरा नाम सरला है और सरल से आप ले सकते हैं ना, सरल है न, सरल न, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों ध्वनियाँ जो हैं इन्हें वत्सरीय का आजकल नाम दिया जाने लगा है। तो कंठ और तालु से जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं, कंठ और तालु से, अब इन्हें कंठ नाम क्यों दिया गया? जैसे कि ए है, अब ए किस किस से बनता है? ए प्लस ई से। तो इसे कंठ और तालव्य क्यों कहा गया? क्योंकि ए का उच्चारण कंठ से होता है, ए प्लस ई को मिलाते हैं तो
ए बनता है, ये वाला ए। तो ए का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए ए ध्वनि को कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो दोनों समझ गए होंगे। उसके बाद इसी प्रकार से हम देखें तो ए प्लस जो है ए प्लस ए को मिलाने से ऐ बनता है और ए का उच्चारण कंठ से होता है और यहाँ पर ए का जो उच्चारण है ये तालु से होता है, इसलिए इस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ तालव्य हो जाएगा, क्योंकि दो दो वर्ण मिल रहे हैं। एक वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है और एक वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार आप उच्चारित करके देखें, एक बार आप टेबल बनाकर देखें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कंठ और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियों को कंठोष्ठे कहते हैं और इनमें आते हैं आ। जैसे कि ये जो है ये अंग्रेजी भाषा से आगत वर्ण है। जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर नहीं बोलते, इसको ओ से इसका उच्चारण होता है। जैसे डॉक्टर, ये इसके अंदर बिंदु नहीं लगता है, इस बिंदु को आप हटा देंगे तो ये क्या बन गया, इसका उच्चारण ओ से होगा। और ओ और औ ये दोनों ध्वनियाँ जो हैं ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, ये याद रखना है ओष्ठ से। देखो यहाँ पर ओष्ठ से क्यों कहा है, जैसे कि ओ आपको बताऊं तो ओ कैसे बनता है। ओ जो ध्वनि है ए प्लस ऊ मिलाने से बनता है। ए प्लस ऊ ध्वनि मिलाने से बनता है ओ। और ऊ का जो उच्चारण है ये मैंने अभी बताया था कंठ से होता है। ए का उच्चारण कंठ से होता है और ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ये कहलाएगी कंठोष्ठ, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ। होठ, कंठ और होठ दोनों से उच्चारण होगा। ए का उच्चारण कंठ से होगा और ऊ का उच्चारण होठ से होगा, तो इसे बोलेंगे कंठोष्ठ ध्वनि। ठीक है, इसी प्रकार से ये अंग्रेजी वाला आपको समझना है, इसका उच्चारण भी ओ की भांति ही होता है। उसके बाद औ आता है और औ वर्ण का जो ये किस किस के कौन कौन से वर्ण के मिलने से बनता है, तो ए प्लस आप इसे कहेंगे ओ के मिलाने से क्या बनता है औ बनता है। तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी कंठोष्ठ कहलाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कुछ और बचता है थोड़ा सा तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वर यंत्र मुखी काकल्य। काकल्य आप समझते हैं, ये गले के अंदर जो आपका टेटुआ सा जिसको देशी भाषा में कहते हैं, ये जो दिखाई देता है, जैसे कि कुछ हम गिटकते हैं तो ये हिलता भी है गले में, जहाँ से होता है, जैसे ये आपका गला है यहाँ बीच में होता है, तो यहाँ से जो उच्चारण होता है उसे काकल्य ध्वनि कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चाहता है, एग्जामिनर का क्वेश्चन है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक ये दो ध्वनियाँ मैंने बताई ढ और ड, तो ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं आगत ध्वनियाँ, ये भी इन्हें उच्छिप्त ध्वनियाँ कहते हैं, ये प्रश्न भी जरूर पूछा जाता है। और ल जो है इसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये और वह जो है ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद रे की बात करें तो इसे लुंठित ध्वनि कहते हैं या फिर प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। रे का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ लुढ़क से जाती है या और इसलिए इसे लुंठित ध्वनि कहते हैं। और रे का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ में जो है कंपन पैदा होता है, एक थरथराहट सी पैदा होती है, इसलिए उसे प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। दंतोष्ठ से उच्चारण ध्वनियाँ दंत प्लस ओष्ठ से व का उच्चारण होता है, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दंतोष्ठ कहलाती हैं, याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। हालांकि मूलतः ये अयोग व ध्वनियाँ हैं, किंतु सामान्यतः इन्हें स्वर में ही गिन लिया जाता है। तो ये बात वैसे बताई है, अयोग व ध्वनियाँ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये अयोग व ध्वनियाँ हैं, वैसे इन्हें परंपरागत रूप से स्वरों में गिन लेते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ये और पढ़ते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ये चार हैं, मैंने कल बहुत अच्छे से समझा दिए थे। ये मूल व्यंजन नहीं है, इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क में से अगर हम श बाहर निकाल लेंगे तो क हलंत वाला रह जाएगा, अक्षय बन जाएगा, अक्षय।
क और श दोनों इस क्ष शब्द को कुरुक्षेत्र जैसे बोलते हैं, तो इसमें क और श दोनों का उच्चारण होगा। इसी प्रकार से त और र दोनों को जोड़ने से त्र बनता है। ज और ये के मिलाने से गे, इसलिए ज ज्ञानी भी से कई लोग बोल देते हैं और गे भी बोल देते हैं। श और र को मिलाने से श्रय श्रवण वाला श्रय बनता है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं और ये मूल व्यंजन नहीं है। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन, और मैंने अभी बताया था द्विगुण व्यंजन जो है ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर दो नए व्यंजन बनाए, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब पेपर में ये पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में 4 देकर पूछ लेंगे कि कौन सी द्विगुण ध्वनियाँ हैं, तो याद रखना जिनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाद ध्वनियाँ, अनुस्वार क्या होते हैं, ये सारी जो मैंने अभी आपको टेबल में पढ़ाया है, तो इनको बारी बारी करके हम एक एक करके पढ़ेंगे। और जो एस्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एस्टेट वाले स्टूडेंट सभी इकट्ठे हो जाएं, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वो ये ना समझे कि मैम अलग से कुछ पढ़ाएगी। तो ये चल रहा है अभी, ध्यान से इसे पढ़ते जाएं, एस्टेट वालों का रिविजन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।